नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। और सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की। हम बताएंगे कि जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं उसके संकेत आखिर क्या है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ बेहद नई जानकारियां दी है। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। कई दिनों बाद देश में नए केस की संख्या में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,56,828 केस सामने आए। हालांकि मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़कर रिकॉर्ड 1,757 के स्तर पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 1,54,234 लोग रिकवर भी हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में पहले के मुकाबले करीब 10,000 केस सामने आए। 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 58,924 केस सामने आए। वहीं दिल्ली में 23,886 और यूपी में 28,211 नए केस एक दिन में सामने आए हैं। दिल्ली में 240 लोग महामारी के शिकार हो गए, जबकि यूपी में 24 घंटे में 167 लोगों की जान कोरोना से चली गई। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में 1 मई से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत का फैसला लिया गया है। देश में कुछ समय से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही थी। कुछ विपक्षी पार्टियां भी इसके हक में आवाज उठा रही थी। कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी ने टॉप डॉक्टर्स और दवा कंपनियों से बात की है। पीएम मोदी ने पहले डॉक्टर्स के साथ बैठक की और फिर दवा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी छोटे शहरों से भी तेजी से फैल रही है। ऐसी जगहों पर संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पीएम ने डॉक्टरों से कहा कि वे लोगों को जागरूक करें। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि नई स्टडी में पाया गया है कि कोरोना का संक्रमण हवा से ज्यादा होता है। सरफेस का रोल कम है, इसलिए मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और बंद जगहों पर कम से कम रहें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ये दवा मृत्यु दर को कम नहीं करती। गुलेरिया ने यह भी कहा कि युवाओं में संक्रमण को लेकर इस बार पिछली बार की तुलना में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बुजुर्ग दूसरी लहर में भी ज्यादा खतरे में हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि इस वेव में ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पाई गई है। लोगों में सांस की दिक्कतें ज्यादा पाई गई हैं। हालांकि दोनों वेव में मृत्यु दर में कोई अंतर नहीं देखा गया है। दोनों ही वेव में 70% लोग 40 की उम्र के थे। दूसरे देशों को वैक्सीन देने के फैसले का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बचाव करते हुए कहा है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कोई हमें क्यों भेजेगा। विदेश मंत्री ने उन बातों को बकवास बताया है जिसमें कहा गया है कि भारत दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों भेज रहा है। जयशंकर ने यहां तक कह दिया कि ये छोटी सोच है। सिर्फ अगंभीर और गैर जिम्मेदार लोग ही इस तरह के तर्क दे सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें हल्के लक्षण हैं। डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। मुश्किल हालात में भी कुछ लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मोर्चे पर उम्मीद की किरण भी जागी है। किस शहर में लोग खुद कर रहे हैं लॉकडाउन। कोरोना के अटैक के आगे लाचार सिस्टम से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 वेंटिलेटर पर सिस्टम। कोरोना मरीजों की मदद के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे सेवा की शुरुआत की है। रेलवे ने अपने खाली पड़े टैंकरों में मेडिकल इस्तेमाल वाले लिक्विड ऑक्सीजन को मुंबई के निकट स्थित कालाम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन विशाखापत्तनम, बोकारो, राउरकेला होते हुए टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा है। कोरोना के इलाज के कारगर हो रही इस दवा की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक सूचना पर दिल्ली पुलिस ने जब दबिश दी तो 2 लोग उनके हत्थे चढ़े। डीआरडीओ ने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के मॉडरेट लक्षणों वाले मरीजों में इलाज में ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी के जरिए किया जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि यह सिस्टम कोरोना मरीजों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। यूपी के देवरिया में मास्क न पहनने पर एक व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देवरिया के एसपी श्रीपति मिश्र ने बताया कि 2 दिन पहले इस व्यक्ति का 1,000 रुपए का चालान काटा गया था। पुलिस ने उसे मास्क भी दिया था, फिर भी दोबारा मास्क न लगाने पर उसे 10,000 रुपए का चालान दिया गया। जुर्माना भरने वाले व्यक्ति का नाम अमरजीत यादव है। दिल्ली मेट्रो ने लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सुबह पहली मेट्रो ट्रेन 8 बजे मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवा 2 पालियों में जारी रहेंगी। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 10 बजे और दूसरी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच चलेगी। इस दौरान मेट्रो 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहनों की बसों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है।
दिल्ली में लॉकडाउन शुरू होते ही पूरे राजधानी क्षेत्र में इसका असर दिखने लगा है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा चौकस दिखी, लोग भी सड़कों से गायब दिखे, लेकिन जहां कहीं भी इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आए, उन्हें पुलिस वालों ने रोककर पूछताछ की और जरूरी वजह बताने पर ही जाने की इजाजत दी। रेलवे ने दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली डिवीजन में सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है। ऐसा स्टेशनों पर लोगों की भीड़ से बचने के लिए किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए झारखंड की राजधानी रांची अब धीरे धीरे सेल्फ लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। रांची के कई व्यावसायिक संगठनों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का फैसला लिया है। शहर के बड़े बड़े मार्केट के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। रांची के सबसे बड़े फुटपाथ दुकानदारों का मार्केट अटल स्मृति वेंडर मार्केट भी 19 से 26 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बिहार के बेगूसराय में बंद प्लांट में दोबारा ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया गया है। दरअसल ऑक्सीजन के लिए पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। इस मुश्किल स्थिति के बीच बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने पहल कर प्लांट को चालू करवाया। रविवार को इस प्लांट से 480 ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन भी हुआ। योगी ने क्यों किया लॉकडाउन से इंकार? किया दिल्ली एनसीआर में दिखने लगी है पलायन वाली वही पुरानी कहानी। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 लॉकडाउन 2.2। यूपी सरकार ने 5 जिलों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा कि वो अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएगी। हालांकि योगी सरकार ने भरोसा दिया है कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेगी। पंजाब में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य में अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने के भी आदेश दिए हैं। शादियों और अंतिम संस्कार सहित 20 से अधिक लोगों की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पलायन की फिर से वही पुरानी तस्वीर दिखने लगी है। यूपी और आसपास के दूसरे राज्यों के मजदूर ठसाठस भरी बसों में अपने घरों को लौटने लगे हैं। देखिए जिस तरीके से लोगों का डर है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है, उसकी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है और भीड़ इतनी है कि उसको आप गिन नहीं सकते। कोरोना को लेकर जो सबसे बड़े नियम है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। गाजियाबाद में फिर से 2020 वाली तस्वीर दिखने लगी है। दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही एक बार फिर प्रवासी मजदूर जैसे तैसे अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो में जिन लोगों को बसें नहीं मिल रही, वैसे प्रवासी पैदल ही बढ़ चले हैं। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी को रीशेड्यूल किया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी होनी थी, लेकिन अब 20 अप्रैल यानी आज से 9 जून तक समर वेकेशन होगी। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगे। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होते ही एक अजीब तस्वीर देखने को मिली। शहर में अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े। लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, दुकानों के बाहर जो शराब की दुकानें हैं, भीड़ देखने को मिल रही है। कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने पर दिल्ली में 7,000 से ज्यादा लोगों का चालान कर दिया गया है। इस दौरान 1,400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिया है कि प्रवासी मजदूरों को बहुत जल्द वापस काम मिलेगा, वो अफरा तफरी और घबराहट में वापस न लौटे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन में भारतीयों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसके चलते भारतीयों की एंट्री अब अगले आदेश तक ब्रिटेन में नहीं हो सकेगी। हालांकि भारत से उन लोगों को वहां एंट्री मिल सकेगी जिनके पास यूके या फिर आयरिश नागरिकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों ने आपसी सहमति में ये फैसला किया है। जॉनसन को अगले हफ्ते भारत आना था। थम गया छठे चरण के लिए प्रचार का शोर। 22 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज ममता और स्मृति की कहां पर होंगी जनसभाएं और प्रचार को लेकर बीजेपी ने क्या फैसला किया? बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में आप देखिए। सोमवार शाम 6:30 बजे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। छठे चरण के तहत 22 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरी के 3 चरणों का प्रचार 72 घंटे पहले खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिनाजपुर के चकुलिया में संबोधित करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि 3 चरणों के चुनाव को एक ही दिन या 2 दिन में कराएं। कृपया लोगों के जीवन के साथ ना खेलें। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड 8 चरणों में हो रहे हैं।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से गुजारिश की है कि राज्य विधानसभा चुनाव के आखिरी के 3 चरणों का मतदान को स्थगित कर दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे खत में उन्होंने लिखा है कि लोगों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ममता भगवान गोला में, दोपहर 12 बजे सागरदिघी और दोपहर 1 बजे फरक्का में टीएमसी के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल के बर्धमान, सागरदिघी और मुर्शिदाबाद में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इससे पहले सोमवार को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में रेप को भी सियासी हथियार बना दिया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने फैसला किया है कि पीएम मोदी और दूसरे नेताओं की रैलियां अब 500 से कम लोगों के साथ की जाएंगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि ये छोटी जनसभाएं कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुली जगहों पर होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने कहा कि कोविड महामारी का ये दौर हम सबके लिए कठिन परीक्षा और धैर्य का भी समय है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हम कोरोना की दूसरी लहर को हराएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि अगर वो सही समय पर जिम्मेदारी लेते तो ऐसा नहीं होता। नाइट कर्फ्यू समाधान नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में मस्जिद समितियों के संगठन बंगाल इमाम एसोसिएशन ने सोमवार को चुनाव आयोग से शमशेरगंज विधानसभा सीट पर ईद के कम से कम 3 दिन बाद मतदान कराने की गुजारिश की है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रियाजुल हक के देहांत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है। किसने कहा कि चीन के साथ विकास के लिए बॉर्डर पर अमन जरूरी है? कहां इंडियन नेवी में शामिल हुई INS 323 की पहली यूनिट और कहां पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया? देश की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र। भारत और चीन के बीच गतिरोध कायम रहने और पड़ोसी देश के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि चीन के साथ संबंधों के विकास के लिए बॉर्डर इलाकों में अमन बनाकर रखना जरूरी है। बीजिंग को परस्पर चिंताओं, संवेदनशीलताओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना होगा। गोवा में भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 323 की स्वदेशी निर्मित पहली इकाई भारतीय नौसेना में कमीशन की गई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वाइस एडमिरल R हरि कुमार मौजूद रहे। INS 323 ने समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने में एक और मील का पत्थर साबित किया है। इंडियन नेवी के जहाज सुवर्णा की टीम ने अरब सागर में गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। ये ड्रग्स एक पकड़ने वाली नाव में छुपा कर ले जाई जा रही थी। ड्रग्स और नाव को जब्त कर लिया गया है। नाव को उसके चालक दल समेत आगे की जांच के लिए केरल के निकटतम भारतीय बंदरगाह कोची लाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियांग में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जीपोरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। 2012 में केरल के 2 भारतीय मछुआरों की हत्या से जुड़े एनरिका लेक्सी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते के लिए टाल दी है। उधर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इटली सरकार की ओर से 10 करोड़ मुआवजे की राशि हस्तांतरण प्रक्रिया में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है, कोरोना को रोकने के लिए हमको सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण में तेजी से देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में हैं। ऐसे में आप राज्य के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करें कि प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क करके जनता की कठिनाइयों को दूर करें। पंजाब के अमृतसर के कुकड़ावाला में सोमवार को किसानी सभा के दौरान हजारों किसान इकट्ठा हुए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस सभा में मुख्य रूप से सोनिया मान और पंजाबी सिंगर सिंधा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है और वह इस जंग को जरूर जीतेंगे। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोअर परेल इलाके में T20 लीग में सट्टेबाजी कर रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में कैश सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये सट्टेबाजी के बहाने लोगों से ठगी को अंजाम देते थे। जम्मू में शिवसेना ने अमरनाथ यात्रा न्योता कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया। इसके तहत प्रदेश इकाई ने देश भर के शिव सैनिकों से यात्रा में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की अपील की है। 28 जून से शुरू हो रही यात्रा के लिए 14 जुलाई को शिव सैनिक जम्मू से रवाना होंगे। कहां ट्रकों और बाइक के बिजली के खंभे से टकराने के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। कहां पर एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगी और कहां से जब्त हुआ भारी तादाद में विस्फोटक? राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 3 ट्रकों और एक बाइक की टक्कर के बाद 11,000 वोल्ट के बिजली के पोल में टकरा गई, जिससे तीनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों के अलग अलग दिशाओं से आने के चलते यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में एयरपोर्ट के पास अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के वांगनी रेलवे स्टेशन पर एक नेत्रहीन मां के साथ चल रहा बच्चा अचानक ट्रैक पर जा गिरा और तभी पॉइंट्समैन मयूर शेलके देवदूत बनकर आए। अपनी जान की परवाह किए बगैर शेलके ने बच्चे की जान बचाई। वीडियो देखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल मयूर को कॉल किया और उनका आभार जताते हुए कहा कि हमें आप पर गर्व है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन में भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आरपीएफ सिपाही आनंद सिंह ने चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच झूल रहे एक शख्स की जान बचाई। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद सभी आनंद की तारीफ कर रहे हैं। झारखंड की पुलिस ने दुमका में विस्फोटक का अवैध कारोबार करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2000 जिलेटिन, 2000 डेटोनेटर और 32 बोरी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। बिहार के बेगूसराय में महिला की चोरी के आरोप में पिटाई के बाद 2 गांव के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बछवाड़ा और विद्यापति नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश अनिल टोनी को गिरफ्तार कर लिया। टोनी 3 मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस, 2 खोखे और 1 चुराई गई बाइक बरामद की है। आरोपी के ऊपर हथियार की नोक पर लूटपाट के 46 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के अमलोह कब्जे में पटाखों से भरी चलती रेहड़ी में अचानक धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि यहां पटाखे गैरकानूनी तरीके से बनाए जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते केसों का असर तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में भी दिखने लगा है। पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार सामग्री बनाने वाले प्रिंटर्स का कहना है कि इस बार प्रचार सामग्री की बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही है, जबकि पिछली बार जबरदस्त तरीके से प्रचार सामग्री की बिक्री होती थी। धोनी की टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में कैसे राजस्थान के रॉयल्स को पस्त किया है, जडेजा का जादू कैसे सिर चढ़कर बोला और आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस में किसका पलड़ा भारी रहेगा। आप देखिए T20 लीग से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है न्यूज़ टॉप 9 T20 में। सोमवार को हुए मुकाबले में चेन्नई ने राजस्थान को 45 रन से करारी शिकस्त दी। राजस्थान के सामने 189 रन का लक्ष्य था, लेकिन चेन्नई के स्पिनर्स के आगे राजस्थान के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया और पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। चेन्नई की ओर से मोइन अली और रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। मोइन ने 3 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं जडेजा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जडेजा ने एक ही ओवर में बटलर और शिवम दुबे को पवेलियन की राह दिखाई। लगातार 2 जीत के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं बेंगलोर 3 जीत के बाद नंबर 1 पर बनी हुई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली की टीम है। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई फिलहाल 2 जीत के साथ चौथे पायदान पर है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। चेन्नई की ओर से फाफ डुप्लेसी ने 33, अंबाती ने 27, मोइन अली ने 26 रन जोड़े। डेथ ओवर में विन ब्रावो ने 8 गेंद पर नाबाद 20 रन की पारी खेली। सुपर किंग ने आखिरी 4 ओवर में 55 रन जोड़े। राजस्थान के खिलाफ चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 17 गेंद पर 18 रन जोड़े। धोनी ने अपनी छोटी पारी में 2 चौके भी लगाए। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उतरे माही ने शुरुआत की 11 गेंदों पर 6 रन जोड़े थे। बाकी की 6 गेंदों पर 11 रन बनाए। शुरुआती 2 मैच में धोनी रनों का खाता नहीं खोल पाए थे। चेन्नई के खिलाफ राजस्थान के युवा गेंदबाज चेतन साकरिया ने अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। चेतन ने सुरेश रैना, अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी को पवेलियन की राह दिखाई। इस सीजन में चेतन साकरिया के 3 मैच में 6 विकेट हैं। 12 मैच के बाद ऑरेंज कैप पर दिल्ली के शिखर धवन का कब्जा बरकरार है। शिखर ने 3 मैच में कुल 186 रन बनाए हैं। वहीं बेंगलोर के हर्षल पटेल ने 3 मैच में 9 विकेट अपने नाम कर पर्पल कैप पर कब्जा जमाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर मुंबई के राहुल चाहर हैं। आज दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 28 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से मुंबई ने 16 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं दिल्ली ने 12 मैच जीते हैं। पिछले साल फाइनल में दिल्ली को हराकर 5वीं बार चैंपियन बनी थी मुंबई की टीम।
चेपॉक में दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड खराब रहा है। दिल्ली की टीम यहां आखिरी बार साल 2010 में कोई मैच जीती थी। यहां दिल्ली की टीम को चेन्नई ने 6 बार हराया है। इस सीजन में पहली बार चेन्नई में खेल रही है दिल्ली। वहीं मुंबई ने इस सीजन में यहां खेले 3 में से 2 मैच जीते हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर हुए।